चलो प्रिय छात्रों, आज जो है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट का पहला लेसन आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग जो है इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले हमारा पहले लेसन का नाम है कूलाम का नियम, और इसमें हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि कूलाम के नियम को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आवेश क्या होता है। आवेश को देखिए, अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, जिन शब्दों का आप जो है काफी प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं। तो उस चार्ज का जो अंग्रेजी शब्द है सबको पता है, लेकिन हिंदी शब्द जो है उसका क्या होता है? आवेश कहते हैं। यह आवेश है क्या? सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। आज से 2500 वर्ष पहले उन्होंने पाया कि अंबर नामक पदार्थ को जब वह ऊन से रगड़े तो अंबर जो है अपने नजदीक की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, कोई इस तथ्य पे जो है ध्यान नहीं दिया। 2000 वर्ष बाद फिर जो है गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने देखा और यह पाया कि अंबर नामक पदार्थ हो, चाहे आबनूस हो, चाहे क्या है, लाख है और गंधक है, इन सभी पदार्थों को रगड़ने पर यह अपने पास की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा क्यों है ना? इसको जानने के लिए आगे का जो है कि बिंदु आप ध्यान से सुनेंगे कि आखिर रगड़ने से कौन सी ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिससे वह अपने पास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। कभी कभी आप लोग जो है पेन को बाल से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसा करके भी आप घर पे देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आवेश है क्या। देखिए, जब आवेश कोई पदार्थ ग्रहण कर लेता है तो उसमें दो तरह का जो है कि प्रभाव उत्पन्न होता है बच्चों। पहला प्रभाव जो है वो क्या है? उसमें विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, और दूसरा क्या है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आवेश जो है वस्तु का या पदार्थ का एक क्या है? गुण है। एक क्या है? गुण है। इसको चलिए हम परिभाषित करते हैं। सबसे पहले आप, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आवेश किसे कहा जाता है। देखिए, आवेश व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी गया है और मैं बता भी देता हूं। आवेश किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है। फिर से सुने, आवेश किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसको धारण करने के बाद पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आवेश किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसे धारण करने के बाद पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। आइए सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से। कहीं कहीं आपको कैपिटल लेटर में भी क्यू मिलेगा। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और प्लस साइन से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा जो हमारा आवेश है वह ऋण आवेश है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव चार्ज, और इसे ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग जो है देखे होंगे बैटरी में प्लस और क्या है? माइनस।
तो इन सब चीजों का आप जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन आज आत्मसात करने की जरूरत है कि यह प्लस और माइनस होता क्या है। देखिए, मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा था कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशित हो जाती हैं, कैसे आवेशित हो जाती हैं, इसके लिए जो आधुनिक सिद्धांत सामने आया है उसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक थियरी जो है इसके सामने आता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आता है। आप जानते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है, और परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, एक धनावेशित नाभिक, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इस इकाई ऋणावेश जब जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वह ऋणावेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ पर से इलेक्ट्रॉन जाता है वह धनावेशित हो जाता है। अगर किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पदार्थ पर जाता है तो पहले पदार्थ पर इकाई धनावेश और दूसरे पदार्थ पर इकाई क्या है, ऋणावेश आ जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आवेशन का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। स्थानांतरण का शाब्दिक अर्थ है कि एक वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जो है जा रहा है, यह एक प्रकार का ट्रांसफर हुआ। तो जितने इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ पे जाएंगे उस पर उतना ही ऋणावेश होगा, और जिस पदार्थ पर से जाएंगे उतना ही क्या है, उस पर धनावेश होगा। तो आप आवेशन का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समझिए। यदि किसी पदार्थ पर से यह इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पदार्थ में जाते हैं, उस पर स्थित आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N E, जहां E मूल आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं कि यह आवेश की जो प्रकृति होती है बच्चों, जैसे देखिए समान आवेश, सजातीय आवेश, जैसे दो प्लस प्लस हो जाए, चाहे दो क्या है माइनस माइनस हो जाए। सजातीय मतलब होमोजीनियस, विजातीय मतलब हेट्रोजीनियस। तो दो सजातीय आवेश की प्रकृति होती है कि वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए यदि दो प्लस प्लस पास में होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा, दो ऋण आवेश एक दूसरे के समीप होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब प्लस और माइनस साथ में होंगे इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मींस आकर्षित करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना कैसे करोगे आप। सोचिए कि अगर किसी को आकर्षित करना है या प्रतिकर्षित करना है तो आपके मन में विचार कैसे आएगा कि कैसे आकर्षित किया जाता है। आकर्षित करने का मतलब होता है बच्चों अपने पास लाना किसी चीज को। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है, दूर ढकेलना। आपने देखा होगा कि पास पुल करना, पुश करना मतलब खींचना, और क्या है धक्का देना। अगर किसी चीज को खींचना हो या किसी चीज को धक्का देना हो तो किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। बल वह बाह्य कारक है जो वो बल वह धक्का या खिंचाव है
जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो निश्चित है कि आवेश अगर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो वहां बल उत्पन्न होता है। अब आपको यहाँ समझना अति आवश्यक है कि बल यहाँ दो प्रकार के हो गए, आकर्षण बल भी हो गया और क्या है, प्रतिकर्षण बल भी हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि बल दो प्रकार के हैं, आकर्षण और क्या है, प्रतिकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण बल से अगर हम तुलना करें तो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल जो है आकर्षण भी होता है और क्या है, प्रतिकर्षण भी होता है। यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसे आवेश एक दूसरे के समीप स्थित है। तो अगर एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित कर रहा है या एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है तो उनके बीच लगने वाला जो बल है क्या हर स्थिति में समान होगा, या बल जो है कुछ कारकों पे क्या करता है, निर्भर करता है। इसी चीज को लेकर कूलॉम ने एक चीज बताया कि हाँ, यह वैद्युत बल जो है दो बातों पे निर्भर करता है बच्चों, दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि यदि यहाँ देखा जाए तो दो अगर स्थिर बिंदु आवेश, गतिमान बिंदु आवेश नहीं, कैसे, स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ देखिए Q1 यह पहला स्थिर बिंदु आवेश है, Q2 दूसरा स्थिर बिंदु आवेश है, R क्या है, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। फिर से आप समझिए, Q1 क्या है, पहले स्थिर बिंदु आवेश का आवेश है, Q2 क्या है, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश है, R दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। इसी तर्क पर जो है कूलॉम ने अपना नियम दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, कूलॉम का नियम। इन्होंने बताया कि दो, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी दिए हैं हम ना, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम। इन दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए बच्चों तो यह अनुक्रमानुपात है, Q1 Q2 बटा में क्या होगा, R²। अगर यहाँ से अनुक्रमानुपात चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है K, तो यह बराबर क्या हो जाता है, K Q1 Q2 बटा में क्या है, R²। आइए प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझते हैं। यह क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, Q1 पहले बिंदु आवेश का परिमाण है, Q2 दूसरे बिंदु आवेश का परिमाण है और R दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। तो अगर हम देखें तो K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान वैज्ञानिकों ने पाया कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका आंकिक मान होता है 9×10⁹। तो हम कूलॉम के नियम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में क्या है, R²। जबकि यह दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा कहाँ स्थित है, निर्वात में, वायु अथवा कहाँ स्थित है, निर्वात में, यह ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि दोनों स्थिर बिंदु आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हैं तो लगने वाला वैद्युत बल किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, यम से, जहां यम जो है मीडियम को जो है प्रदर्शित करता है, माध्यम को, अर्थात कैसा माध्यम, परावैद्युत माध्यम को। किसको, परावैद्युत माध्यम में लगने वाले दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में क्या होगा, R², जहां एप्सिलॉन 0
वायु अथवा निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। इसका मान जो है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4, a की घात कितना होता है, 2। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फिजिक्स जो हमारी चल रही है इसमें जो है m के s पद्धति की जगह पे m के s a पद्धति चलती है। m के s a, m का मतलब क्या है आप समझते हैं, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, k का मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, s का मतलब क्या है, और s है समय का मात्रक सेकेंड, और a जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो m के s एक पद्धति में एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र लिखा गया है, k परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। अब आपके मन में विचार यह आ रहा होगा कि ये परावैद्युत माध्यम क्या है। परावैद्युत माध्यम वास्तव में बच्चों अगर देखा जाए तो एक अचालक माध्यम है, जैसे कागज हो, तेल हो, मोम हो, कांच हो, ये सब पदार्थ जो है परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। ये अचालक पदार्थ ही वास्तव में परावैद्युत माध्यम है, जहां के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, के से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको। यदि इस पहले समीकरण में, इस समीकरण में और इस समीकरण में अगर हम भार देखें तो F बटा Fm बराबर क्या होगा, K। तो आंतरिक प्रश्नों के लिए जहां F जो है वायु अथवा निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल है और Fm जो है वायु परावैद्युत माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल है, दोनों का अनुपात जो है बच्चों वह परावैद्युतांक के बराबर होता है। अगर हम देखें तो इस फार्मूले में एप्सिलॉन 0 k के स्थान पे हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, तब k बराबर एप्सिलॉन बटा में क्या होगा, एप्सिलॉन 0। जहां एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन एक ग्रीक सिंबल है जो माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद है कि यह आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा और इसको जो है कि आप लोग